हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक वानखेड़े और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स सीबीएसई क्लास 12th का फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो कि टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम का एक पहला टाइप था। अब हमारे सिलेबस के अगले दो जो सिस्टम्स हैं वो हम देखते हैं। उसमें नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। जैसा कि फिक्स्ड वाले में रेट फिक्स था, गवर्नमेंट उसको फिक्स कर लेती थी। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करती, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती रेट फॉरेन एक्सचेंज का चाहे जो भी हो। मतलब फिक्स्ड वाले में गवर्नमेंट टोटली फिक्स करके रखती थी और फ्लेक्सिबल वाले में गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करती। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहा जाता है। ये भी उसका नाम है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। हमने देखा था लास्ट वाली वीडियो में कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम के फेल होने के बाद फाइनली 1976 में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिलेक्ट कर लिया गया था। तो वो क्या है देखते हैं। इट रेफर्स टू सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसीज इन फॉरेक्स मार्केट। यानी कि ये जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है, ये एक ऐसे सिस्टम को रेफर करता है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है वो कौन डिटरमाइन करता है? वो मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती है। मार्केट फोर्सेस कौन सी होती है? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसीज इन द फॉरेन मार्केट। मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर यदि किसी करेंसी का डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है, तो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे जब उसका एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाएगा, सो दैट इज नोन एज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ओके, और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब जब बात आती है डिमांड फोर्सेस की, तो आपको याद आएगा कि हमने लास्ट ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि हम प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो वहां भी डिमांड और सप्लाई के प्राइस डिटरमिनेशन के लिए डिमांड और सप्लाई हम देखते थे, और उन दोनों के जहां पे वो दोनों ग्राफ क्रॉस होते थे, डिमांड का ग्राफ और सप्लाई का ग्राफ, वहां पे हमको मिलता था उसका वो वाला पॉइंट जो कि इक्विलिब्रियम वाला है। यहाँ पे वैसा ही है कि डिमांड और सप्लाई अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। मतलब मार्केट अपने आप ही डिसाइड करेगा उसका रेट क्या है, और इसके बीच में किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का नहीं होगा। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट विल नॉट इंटरवीन, इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई, ओके। वैल्यू ऑफ करेंसी अलाउड टू फ्लक्चुएट फ्रीली अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। अब कभी करेंसी की वैल्यू ऊपर जाती है या फिर करेंसी की वैल्यू नीचे आती है, तो ये सब कुछ मार्केट अपने आप डिमांड और सप्लाई से बैलेंस कर ले। अब ये नॉर्मल सी बात है कि यदि किसी चीज का रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो फिर धीरे धीरे उसकी डिमांड कम होती है और थोड़े टाइम बाद उसका रेट अपने आप गिर जाता है। कभी किसी चीज का सप्लाई कम हो गया तो अपने आप उसका रेट बढ़ जाता है। रेट बढ़ जाता है तो लोगों को लगता है कि इधर प्रॉफिट ज्यादा है, फिर उसका सप्लाई धीरे से बढ़ने लगता है। मतलब जैसा मार्केट अपने आप को बैलेंस कर लेता है ना, ये इसका एक सबसे पहला मेरिट, इसका सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि ये सेल्फ एडजस्टिंग, जो इक्विलिब्रियम है, जो भी रेट डिसाइड होता है, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। यदि ये रेट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है तो लोगों को महंगा पड़ने लगता है, तो लोग अपने आप उसको खरीदना बंद कर देते हैं, फिर धीरे धीरे वो बैलेंस हो जाता है। तो इट इज सेल्फ एडजस्टिंग इक्विलिब्रियम, ऑटो एडजस्टिंग, जो गोल्ड वाले में हमने देखा था, ओके। देन नो नीड ऑफ रिजर्व्स। आपको पता है कि पहले क्या होता था ब्रेटन वुड्स सिस्टम में, या फिर हम बोलते हैं कि फिक्स्ड वाले में आपको बहुत सारा रिजर्व अपने पास रखना पड़ता था। लेकिन यहाँ आपको कोई रिजर्व रखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे कंट्री को रिजर्व की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि वो तो डिमांड सप्लाई से अपने आप ही उसमें चेंजेस आ जाएंगे। देन लास्ट इज ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका मतलब ये है कि जब डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होगा कि रेट क्या रहेगा, तो बड़ा एफिशिएंटली रिसोर्सेज सप्लाई होते हैं। मतलब लोगों को जो चीज नहीं खरीदनी होती वो अपने आप ही नहीं खरीदते, और जो चीजें खरीदते हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। तो ये रिसोर्सेज का भी यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो ये तीन इसके मेरिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, जो कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के। यहाँ पे दो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि अपने आप में बेस्ट है। स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज, अब देखो जब डिमांड और सप्लाई डिसाइड करता है मार्केट का इक्विलिब्रियम, तो फिर क्या होगा? एंड में ये होगा कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट की वजह से काफी सारे लोग कुछ करेंसीज को रोक के रखेंगे,
कुछ करेंसीज को ऐसा रखेंगे कि वो अपने ही पास होल्ड करके रखेंगे ताकि फ्यूचर में उससे प्रॉफिट कमा सके। तो दोज आर कॉल्ड स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज। सो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज को करने के लिए लोग ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं एंड व्हेन दे स्टार्ट होल्डिंग द करेंसी इट इज बैड फॉर द मार्केट। That is why the speculative activities is a drawback of flexible exchange rate system. And ये डिमांड एंड सप्लाई की वजह से गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर नहीं सकता। तो यदि कोई स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी कर रहा है, कोई अमीर बिजनेसमैन है, यदि वो कुछ स्पेक्युलेशन कर रहा है तो इसमें गवर्नमेंट अपने आप ही कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकता, क्योंकि दैट इज द ओनली कंडीशन। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल। अदरवाइज इट कुड हैव बीन फिक्स्ड, बट देन गवर्नमेंट डजंट इंटरवीन इन बिटवीन। ओके, सो दिस इज दिस। Then the second is instability in the rates. अब आपको पता है कि डिमांड और सप्लाई वैरी होता रहता है। ऐसा नहीं है कि डिमांड एक जैसा रहेगा हमेशा, ऐसा नहीं है कि सप्लाई एक जैसा रहेगा हमेशा। तो डिमांड और सप्लाई ये तो वैरी होता रहता है। जब डिमांड और सप्लाई वैरी होगा और उस पे रेट डिपेंडेंट है तो रेट भी अपने आप वैरी होगा। फिर इसका मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में कोई एक पर्टिकुलर रेट फिक्स रहेगा ऐसा नहीं। अब इससे क्या नुकसान होता है? इससे ये नुकसान होता है कि आपको एक फिक्स कभी पता नहीं चलता कि क्या बेनिफिट आपको होने वाला है। जैसे कि आपने सोचा था कि यार इस रेट पे मैं माल बेचूंगा 2 दिन बाद, और 2 दिन के बाद रेट चेंज हो गया, तो यू आर नेवर श्योर अबाउट व्हाट यू आर अबाउट टू गेट, एंड बिकॉज ऑफ दैट अनश्योरिटी एट टाइम्स बिजनेस पीपल दे फाइंड इट रिस्कियर टू transact by this exchange rate system, because then there is no surety about whatever they have earned or whatever they have hard earned money or whatever they have put the hard work into production of certain goods, they won't be able to get it back. उनको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, there is a huge risk in that. So that is why instability in rates can be a danger for a businessman. तो ये इसके 2 मेजर ड्रॉबैक्स हैं। फ्लोटिंग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्लियर हुआ, जिसमें गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती, मार्केट फोर्सेस अपने आप डिसाइड करते हैं। जिसको भी एक बार में ना समझ आया हो, ये देखो ऑनलाइन जो वीडियो यूट्यूब पे रिकॉर्ड होते हैं उनका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आपको जहां समझना है तुरंत पॉज करो, वहां से वापस रिप्ले कर लो और आपको समझ आ जाए। तो ये काम करना भूलना मत, आलसी की कोई जरूरत नहीं, बटन दबाना है आपको, थोड़ा सा रिवाइंड करना है। लेकिन इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग तो आपको वहीं रुक के पीछे जाके देखना, और नीचे कमेंट में आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट वाले सिस्टम पे एक बहुत बढ़िया डाउट आया था, वैसे और डाउट्स आएंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो ये था हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब देखते हैं अगला, मैनेज्ड फ्लोटिंग। सो ये मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी तक हमने काफी सारे सिस्टम देखे, ये वाला सिस्टम अभी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है। ऑलमोस्ट 60 से ज्यादा कंट्रीज हैं जो मैनेज फ्लोटिंग रेट को यूज कर रहे हैं। सो देखते क्या है मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। इसका एक और नाम है डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोटिंग पहले चलो इसी से स्टार्ट कर लेते। एक होता है डर्टी फ्लोटिंग का एक और नाम आता है क्लीन फ्लोटिंग। ये इसका नाम नहीं है। क्लीन फ्लोटिंग मतलब जब हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात कर रहे थे तो जो रेट है फॉरेन एक्सचेंज का वो कितना भी ऊपर कितना भी नीचे जा सकता है। तो ये क्लीन फ्लोटिंग है, प्योर फ्लोटिंग। इसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं है, वो कितना भी फ्लोट कर सकता है, ऊपर नीचे कितना भी फ्लोट कर सकता है, उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं है। लेकिन डर्टी फ्लोटिंग, ये डर्टी वर्ड क्यों है? क्योंकि फ्लोटिंग तो अलाउड है लेकिन क्लीन फ्लोटिंग अलाउड नहीं। मतलब ये नहीं कर सकते आप कि आप बस जितना मर्जी चाहे बढ़ा लो, जितना मर्जी चाहे कम कर लो, वो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन रेट बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन अपनी मनमर्जी से जितना चाहे डिमांड सप्लाई के बेसिस पर बढ़ जाए, जितना चाहे कम हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो डर्टी फ्लोटिंग नाम इसलिए दिया गया है कि when a floating is allowed but still not in a pure form, you cannot float just like that, so that is dirty floating. Now we will come back to it, वापस आएंगे, पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। refers to a system in which, पहले इस मिनट के लिए इसको मिटा दो जरा, वरना फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ भैया, कंफ्यूजन नहीं करना है क्योंकि वो इतना हमारे सिलेबस में है नहीं, पर वो बताने के लिए अच्छा है, इंटरेस्ट भी आता है बच्चों को सुनने में।
refers to a system in which forex या फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय, मतलब देखो ये लाइन तो कॉमन याद होगी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस एंड सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स इफ रेट क्रॉसेस अ प्रीसेट लिमिट। सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन भी है, मार्केट के फोर्सेस भी डिसाइड करेंगे, मतलब मार्केट के फोर्सेस उसका रेट डिसाइड करेंगे। और फ्लेक्सिबल वाले में तो और कोई आ नहीं रहा था, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यहाँ पे देयर इज अ इंटरवेंशन यदि एक प्रीसेट लिमिट, पहले से जो लिमिट फिक्स्ड है कि इससे कम अलाउड नहीं है, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है, जब ये रेट फिक्स हो जाएगा, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि 70.75 और 71.25, ये हमने एक लिमिट दी, हमने कहा ये एक लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट। अब रेट अभी यहां है, ये फ्लक्चुएट करेगा, यहां तक भी चल जाएगा, ये यहां तक भी चल जाएगा, लेकिन ये नहीं चलेगा या फिर ये नहीं चलेगा। इस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो नहीं चलेगा, तो सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगी और वो उस रेट को कंट्रोल में लाएगी। अब हमको पता है कि सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल में लाएगी, बताओ। सेंट्रल बैंक कंट्रोल में लाएगी तो सेंट्रल बैंक के पास क्या जादू है क्या कि सेंट्रल बैंक एकदम से छड़ी घुमाएगी और कंट्रोल में लेके आ जाएगी? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। दे डू नॉट हैव एनी मैजिक वैंड, देन दे यूज दैट, हमारी वो पानी की टंकी जो आपको समझाई थी मैंने पहले, रिजर्व्स, ये थोड़ा मटका जैसा लग रहा है, जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व अपने पास मेंटेन रखते हैं ना, उन रिजर्व का यूज करेंगे इसके रेट को एक लिमिट के अंदर रखने। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, जब उसको जरूरत पड़ेगी यहां से पैसा निकालेगी, उसमें डाल देगी, और जब उसको लगेगा कि एक्सेस हो रहा है तो वहां से उठाएगी और यहाँ पे स्टोर करेगी। मतलब इन रिजर्व्स का यूज किया जाता है इस लिमिट को कंट्रोल करने के। तो ऑब्वियसली रिजर्व्स का है तो रिजर्व मेंटेन करने पड़ेंगे। देखो अच्छा, इसमें आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये एंड आ गया है, एंड के पहले मार्केट फोर्सेस वाला फिक्स था, तो सॉरी फ्लेक्सिबल था, और सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन जो था वो फिक्स था। तो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों का मिक्सचर है, फ्लेक्सिबल भी है लेकिन थोड़ा सा उसमें फिक्स्ड वाला ये भी आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन भी करेगी, तो पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल नहीं। सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स टू रेस्ट्रिक्ट द फ्लक्चुएशंस विद इन द सर्टेन लिमिट, जैसा कि मैंने बताया लिमिट के अंदर रोकने के लिए सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगा। सेंट्रल बैंक मेंटेन्स रिजर्व्स फॉर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मेंटेन्स रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रिजर्व मेंटेन करके रखेगा। रिजर्व इसलिए मेंटेन करके रखेगा क्योंकि सेंट्रल बैंक को जब उसको लिमिट पे कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी तो उस टाइम पे उसको अपने रिजर्व्स काम में आएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना। रिजर्व, एक और चीज कि इट्स अ टूल टू कंट्रोल द अनफेवरेबल इंपैक्ट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ओके, तो जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसके जो अनफेवरेबल इंपैक्ट है, कौन सा अनफेवरेबल इंपैक्ट है? पहला हमने देखा था, पहला अनफेवरेबल इंपैक्ट था स्पेकुलेशन वाला, स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज वाला। दूसरा क्या था? इंस्टेबिलिटी इन रेट्स, इंस्टेबिलिटी इन रेट्स। अब इंस्टेबिलिटी इन रेट की स्पेकुलेशन की वजह से क्या होता था, लोग अननेसेसरी करेंसी को होल्ड करके रखते थे तो सप्लाई उसका अफेक्ट होता था। इंस्टेबिलिटी इन रेट्स की वजह से क्या होता था, मैंने बताया था, क्यों बिजनेसमैन थोड़े घबरा जाते थे। बिजनेसमैन को लगता था कि रिस्क ज्यादा है, इफ वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी तो क्या पता कल को रेट चेंज हो जाए और हमारा नुकसान हो जाए। तो ये जो दो प्रॉब्लम्स थी इनको सॉल्व करने के लिए एक्चुअली में मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम है। अब क्या हुआ, अब उन बिजनेसमैन को पता है कि इंस्टेबिलिटी रही भी तो एक पर्टिकुलर रेंज में रहेगी, यदि इंस्टेबिलिटी रही भी तो एक पर्टिकुलर रेंज में रहेगी, इसलिए कभी रिस्क हुआ भी तो थोड़ा ही होगा, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं, पूरा का पूरा रिस्क पे नहीं है, ये बिजनेसमैन को भरोसा हो जाए। तो उनके अनफेवरेबल इंपैक्ट को हटाने के लिए, मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम आया। ठीक, तो क्या कर रहे हैं मैनेज फ्लोटिंग में, एक बार फिर से देख लो कि रेट को रख रहे हैं फिक्स, लेकिन इस बार रेट फिक्स नहीं रख रहे, लिमिट फिक्स रख रहे हैं कि यहां तक या यहां तक, इसके बाहर जाएगा तो फिर अलाउड नहीं है।
इसके बाहर नहीं जाने देंगे, इसके अंदर ही उसको रोकेंगे। इसके बाहर यदि जाएगा तो रिजर्व्स का यूज करेंगे, रिजर्व्स का यूज करके उसको रोकेंगे। और क्योंकि इसको यहां से फ्रीली फ्लोट नहीं होने दिया जा रहा, फ्रीली फ्लोट नहीं होने दिया जा रहा, जहां मर्जी इसको रोक दिया जा रहा है कहीं पर, इसीलिए इसको कहा जा रहा है डर्टी फ्लोटिंग। ठीक है, इसीलिए इसको डर्टी फ्लोटिंग कहा जा रहा है कि फ्लोट तो करो लेकिन एकदम से फ्लोट नहीं करो। ठीक, और जो इसका अपोजिट होता है डर्टी फ्लोटिंग का, वो क्लीन फ्लोटिंग, जो फ्लेक्सिबल वाले में होती है वो क्लीन फ्लोटिंग। क्लीन फ्लोटिंग में क्या करते हैं, क्लीन फ्लोटिंग में आप जैसे मर्जी जिधर आपको जाना है आप जाओ, कोई आपको रोक नहीं रहा, आपका रेट कम ज्यादा हो रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई आपको बिल्कुल नहीं रोक रहा। सो वो क्लीन फ्लोटिंग। ठीक, इसमें एक और चीज आती है वो क्रॉलिंग पैग वगैरह, कहीं पे इतना सोचना नहीं बेटा उसके बारे में, हमारे सिलेबस में वैसे है नहीं, लेकिन पैगिंग आपने देखा है। पैगिंग क्या था, पैगिंग था जब हम अपनी करेंसी की वैल्यू को फॉरेन की करेंसी पे उसको पैक कर देते हैं, या फिर उसको उसके साथ अटैच कर देते हैं कि भाई उसकी वैल्यू बढ़ेगी घटेगी तो हमारी भी वैल्यू, तो उस पे पैक कर दिया जाता है। तो उस पैग में ना एक क्रॉलिंग पैग आता है। क्रॉलिंग मतलब वो बच्चा क्रॉल करता है ना, धीरे धीरे छोटा छोटा, मेरा बच्चा क्रॉल कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो वो जो क्रॉलिंग है, दैट क्रॉलिंग मींस ग्रेजुअल इंक्रीज। तो ये इसके अंदर भी वही होता है कि यदि इंक्रीज हुआ भी डिक्रीज हुआ भी तो इट विल बी ग्रेजुअल इंक्रीज। ओके, सो मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम इन दोनों अनफेवरेबल चीजों को, जो फ्लेक्सिबल वाली थी उनको कंट्रोल करता है। और काफी सारी डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ये उतना यूजफुल शायद ना हो, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल, इसलिए इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया में भी यही चल रहा है मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम, जिसमें रेट एक लिमिट तक जब भी फ्लोट होने लगता है तो फिर सेंट्रल बैंक हमारी जो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो उसमें इंटरवीन करती है, अपने रिजर्व को यूज करती है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। फिर से मैं कहूंगा, जहां भी जो चीज ना समझ आई हो पॉज करो, रिवाइंड करो, वापस जाके एक बार देखो। प्लस बुक रीडिंग जरूरी है, कोई भी बुक, लेकिन उसको एक बुक आपको एक चैप्टर एक बुक से पूरा कंप्लीट पढ़ना चाहिए, उससे आपको एग्जाम के लिए याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ हमारे टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम खत्म हुए। अब ये जो फ्लोटिंग होती है या ये जैसे वैल्यू चेंज होती है, डिमांड सप्लाई का कैसे इंपैक्ट पड़ता है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।